Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will learn the 7th chapter of Standard 12 Region and Regional Development, and this is the third lecture on this chapter. So in previous lecture we will see the factors affecting regional development. So first factor physical factors and regional development, and second population and regional development we have covered in the second video of this chapter. So we see from the third point, that is land use and regional development, and point number 4, primary, secondary and tertiary economic activities and regional development. So we have to see the these 2 points in this lecture. So let's begin from the point number 3, land use and regional development. When we analyze the existing patterns of land use in regions which are developed and regions which are not developed, we find a difference in the percentage of land use. तो जब हम एनालाइज करते हैं जो लैंड यूज का पैटर्न से डेवलप कंट्रीज और जो रीजन्स विच आर नॉट डेवलप्ड कंट्रीज, तो जब हम उसको एनालाइज करेंगे उनके पैटर्न्स को, जो कंट्रीज डेवलप है और जो कंट्रीज नॉट डेवलप है, तो उनके अंदर लैंड यूज का जो पैटर्न रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, एक दूसरे से उनमें डिफरेंस पाए जाते हैं, और उसका परसेंटेज जो रहता है लैंड यूज का वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहता है. फॉर एग्जाम्पल जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर जो लैंड यूज रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया का लैंड यूज का परसेंटेज यहाँ पर डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा रहता है. एंड ऑन द अदर हैंड इफ़ वी सी द रीजन्स विच आर नॉट डेवलप्ड, सो वहाँ पर जो लैंड यूज का परसेंटेज है वो ज़्यादातर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, देन एरिया अंडर फॉरेस्ट, इस तरह के लैंड यूज का परसेंटेज जो है कंट्रीज विच आर नॉट डेवलप उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है. तो इस तरह से लैंड यूज का जो पैटर्न है वो दोनों रीजन्स का डिफरेंट होता है, डेवलप कंट्रीज एंड जो नॉन डेवलप कंट्रीज रहते. द डिमांड फॉर लैंड चेंजेस ड्यू टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. तो जो लैंड यूज का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है, जिस तरह से जो डिमांड से सोसाइटी की वो चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग जो है लैंड यूज का पैटर्न भी जो है वो उसमें चेंजेस आते हैं. फॉर एग्जांपल कोई एरिया अगर बहुत ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है तो वहाँ पे जो रेसिडेंशियल एरिया है उसका परसेंटेज बढ़ेगा, देन इंडस्ट्रियल एरिया का परसेंटेज बढ़ेगा, कमर्शियल एरिया का परसेंटेज वहाँ पर इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ की जो सोसाइटी है वो चेंज हो रही है, वो डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ का जो लैंड यूज का परसेंटेज है उसमें भी चेंजेस हमें दिखाई देते हैं. एज सोशो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज द यूज कीप्स लैंड यूज कीप्स ऑन चेंजिंग. तो जिस तरह से सोशो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है किसी भी रीजन की है, उसी तरह से वहाँ का जो लैंड यूज है वो भी चेंज होता जाता है. तो ये दोनों भी पैटर्न एक दूसरे से रिलेटेड है. जिस तरह से वहाँ की सोसाइटी डेवलप होंगी उसी तरह से वहाँ का जो लैंड यूज का पैटर्न है वो भी वहाँ पर चेंज होगा, और चेंज होने से वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें दिखाई देगा. तो ये लैंड यूज का पैटर्न जो है किसी भी एरिया में बिल्कुल एक जैसा नहीं रहता, उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं. रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज हैव लैंड अंडर डिफरेंट यूजेस. तो जो रूरल एरियाज है और जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर भी जो लैंड यूज है वो भी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं. दोनों का जो पर्पस होता है लैंड यूज का इन अर्बन एरियाज एंड लैंड यूज इन अर्बन एरिया, दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है. इन रूरल एरियाज मच ऑफ द लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. तो जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम लैंड यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, एंड अदर यूजेस हैव लेस लैंड. और जो दूसरे यूजेस है लैंड के वो बहुत ही लेस यूज किए जाते हैं, यानी कि बहुत ही कम अदर यूजेस किए जाते हैं लैंड के इन रूरल एरियाज में, और मैक्सिमम लैंड यूज जो होता है वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होता है. On the other hand, in urban areas,
much of the land remains under residential, commercial, industrial and other uses. तो जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम जो लैंड यूज़ किया जाता है वो अंडर लैंड यूज़ होता है. रेसिडेंशियल एरिया वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं उसका परसेंटेज, कमर्शियल एरिया ज़्यादा रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा रहता है और अदर यूजेस वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं इन अर्बन एरियाज में. तो इस तरह से अर्बन एंड रूरल एरियाज का जो लैंड यूज का पैटर्न है दोनों भी एक दूसरे से डिफरेंट है. द वे द पीपल ऑफ ए रीजन यूज देयर लैंड विल हेल्प द रीजन डेवलप फास्टर. तो जिस तरह से वहाँ पर उस रीजन में रहने वाले लोग लैंड यूज का किस तरह से यूज करते हैं उसकी वजह से वहाँ पर उस रीजन की भी डेवलपमेंट जो है बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ी से हो सकती है. यानी कि अगर वो बहुत ही इफ़िशिएंट तरीके से लैंड का यूज़ करे, रिसोर्सेज का यूज़ करे वहाँ पर अवेलेबल जो है, तो उस रीजन की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ. As population and human aspiration increases, land becomes an increasingly स्कार्स रिसोर्सेज. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जो ह्यूमन एस्पिरेशंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो लैंड है वो भी बहुत ज़्यादा उसकी स्कार्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है. मतलब कि बहुत ही इजीली जो है लैंड अवेलेबल नहीं है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से. तो ये भी एक स्कार्स रिसोर्स बन गया है. जो लैंड है वो बहुत ही मुश्किल से हमें अभी मिलता है, स्कार्स रिसोर्स में वो इंक्लूड होता है. अगर हम देखें बहुत बड़े जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर जो लैंड की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. फॉर एग्जांपल मुंबई, पुणे जो सिटी है यहाँ पर जो प्राइस है लैंड की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो ये एक स्कार्स रिसोर्स है लैंड. Deciding how to use land is important to reduce the negative effect of land use and to increase the efficient use of resources in a region with minimal effect on future generation. तो ये हमें डिसाइड करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है डिसाइड करना कि हमें किस तरह से लैंड का यूज़ करना चाहिए, हाउ टू यूज़ लैंड, जिससे कि हम जो है वो जो निगेटिव इफेक्ट है लैंड यूज़ के उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजिंग जो है उसके एफिशिएंट तरीके से लैंड और उसके रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो बहुत ही कम, उससे मिनिमल इफेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा, बहुत ही कम उनको मुतासिर होना पड़ेगा. जिस तरह से हम लैंड को हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसको बहुत ही प्रॉपरली और इफ़िशिएंट वे से यूज़ करें तो आने वाली जो जनरेशन है उन पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा. तो इसलिए ये हमें डिसाइड करना चाहिए कि किस तरह से हमने लैंड को यूज़ करना चाहिए और उसके जो इफेक्ट है निगेटिव उसको किस तरह से रिड्यूस करना चाहिए. विथ फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड चेंजेस इन लैंड यूज, द ट्रांजिशन ऑफ रूरल एरिया टू अर्बन एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस एट द फास्टर रेट. तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो जिसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं लैंड यूज़ में वो बहुत ही ज़्यादा आते जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो रूरल एरियाज है वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं अर्बन एरियाज में, यानी कि रूरल एरियाज की डेवलपमेंट होते हुए वो बिल्कुल अर्बन एरियाज में ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो रही है और बहुत ही तेज़ी से ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. रूरल टू अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं. तो जब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कोई एरिया रीजन ट्रांसफॉर्म होगा तो वहाँ पे जो लैंड यूज़ का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है. यानी कि पहले रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लैंड यूज़ मैक्सिमम यूज़ होता था, जब वो अर्बन एरिया में ट्रांसफॉर्म होगा तो वहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया, देन इंडस्ट्रियल एरिया एंड कमर्शियल एरिया का परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है. तो इस तरह से भी चेंजेस आते हैं लैंड यूज़ के पैटर्न में. देन यहाँ पर एक एक्टिविटी है ट्राई दिस. तो टेबल है यहाँ पर और क्वेश्चन है उस पर. लुक एट द लैंड यूज ऑफ द फॉलोइंग रीजन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. टेबल 7.5. तो यहाँ पर टेबल दिया गया और उसके रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिसको हमें यहाँ पर टेबल को देखकर उसके आंसर यहाँ पर सर्च करने हैं. तो इस टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम है रीजन का, देन सेकंड कॉलम है अरेबल लैंड इन परसेंटेज, देन नेक्स्ट है यहाँ पर
land under permanent crops in percentage. Then next land under permanent meadows and pasture in percentage. Then next यहाँ पर land under forest in percentage, other land in percentage, and last column यहाँ पर GDP in billion dollars in 2017. तो ये 2070 का डाटा या 17 का डाटा यहाँ पर दिया गया है अलग अलग रीजन्स का. तो यहाँ पर फर्स्ट रीजन ए, देन यहाँ से ए से लेकर एल तक रीजन्स यहाँ पर दिए गए. और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 1. What does the table show? तो ये टेबल क्या शो कर रहा है? तो इसका आंसर मैक्सिमम जो है यहाँ पर इस जगह पर ही हमें मिल जाता है ऊपर. तो ये शो कर रहा है लैंड यूज को. तो उसका हमारा आंसर आएगा यहाँ पर द टेबल शोज लैंड यूज इन डिफरेंट रीजन. तो डिफरेंट रीजन्स का यहाँ पर लैंड यूज को रिप्रेजेंट किया गया है इस टेबल में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच रीजन हैज़ द हाइएस्ट लैंड यूज अंडर एग्रीकल्चर? तो कौन से रीजन के अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम स्केल पर किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड के तौर पर यूज़ किया जाता है? तो आंसर है हमारा वो है सी. तो यहाँ पर अगर देखें हम ये अरेबल लैंड है, बट यहाँ पर थर्ड कॉलम देखें हम तो यहाँ पर लैंड अंडर परमानेंट क्रॉप्स. तो यहाँ पर क्रॉप्स ये एरिया तो है मैक्सिमम. यहाँ पर अगर हम देखें एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर है 57.8 है यहाँ पर परसेंटेज एरिया अंडर अरेबल लैंड. बट यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है जहाँ पर क्रॉप्स जो है परमानेंट है वो बहुत ही कम है. तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज जो है लैंड अंडर परमानेंट क्रॉप्स वो है 16.0. तो हमारा आंसर जो है ये है सी 16.0. यहाँ पर आंसर हमारा आएगा द रीजन सी हैज द हाइएस्ट लैंड यूज अंडर एग्रीकल्चर. देन क्वेश्चन नंबर 3. विच रीजन हैज द हाइएस्ट जीडीपी? कौन से रीजन में जीडीपी सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर लास्ट कॉलम है जीडीपी का. तो यहाँ पर अगर हम कॉलम में देखेंगे सबसे मैक्सिमम जीडीपी जो है हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, सबसे हाईएस्ट है जीडीपी. तो ये है आई रीजन. तो हमारा आंसर है द रीजन आई हैज़ द हाईएस्ट जीडीपी. सबसे ज़्यादा जीडीपी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है आई रीजन में. देन क्वेश्चन नंबर 4. विच कंट्री हैज़ मोर लैंड यूज अंडर फॉरेस्ट? तो कौन सी कंट्री या कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया मौजूद है? तो यहाँ पर है फॉरेस्ट का कॉलम. तो अगर हम देखें यहाँ पर तो फॉरेस्ट एरिया हमें मैक्सिमम कहाँ पर दिखाई दे रहा है? वो है 57, देन 48, 66. तो ये मैक्सिमम है इस टेबल के अंदर कॉलम के अंदर 66.0. तो ये रीजन है के. तो मैक्सिमम एरिया जो है अंडर फॉरेस्ट वो है के में. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है द कंट्री रीजन के हैज़ मोर लैंड यूज अंडर फॉरेस्ट. देन क्वेश्चन नंबर 5. विच रीजन हैज़ हाइएस्ट लैंड यूज अंडर कैटेगरी अदर लैंड, व्हाट इज इट्स जीडीपी? तो कौन से रीजन के अंदर जो लैंड यूज है अदर कैटेगरी में मैक्सिमम है? अदर कैटेगरी जो है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट यूजेस के लिए लैंड यूज को यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल एरिया, देन इंस्टीट्यूशनल एरिया, रिक्रिएशनल एरिया, एंटरटेनमेंट जहाँ पर पार्क्स, गार्डन्स इस तरह के, देन थिएटर्स वगैरह होते हैं. ये सब अदर लैंड में हम इसको इंक्लूड कर सकते थे. यहाँ पर ये कॉलम है यहाँ पर अदर लैंड का. तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है यहाँ पर अदर लैंड में परसेंटेज? वो है 95.6% जो है यहाँ पर ये हाईएस्ट है अदर लैंड का परसेंटेज. और उसकी जीडीपी जो है वो हमें यहाँ पर मिलेंगी उसके नेक्स्ट कॉलम में ही 1391.25 बिलियंस. तो यहाँ पर बिलियंस में ये यहाँ पर जीडीपी तो ये यहाँ पर है. तो हमारा आंसर है नंबर 5. द रीजन जी हैज़ द हाइएस्ट लैंड यूज अंडर कैटेगरी अदर लैंड. इट्स जीडीपी इज 1391.5 बिलियन डॉलर्स. देन क्वेश्चन नंबर 6. राइट योर कंक्लूजन इन फ्यू सेंटेंस. तो अभी हमें इसका कंक्लूजन लिखना है फ्यू सेंटेंस के अंदर. इसकी समरी लिखनी है यहाँ पर
इन आवर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में हम इसकी समरी को यहाँ पर लिख सकते हैं। देन आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, द रीजन ए इज हैविंग लोएस्ट जीडीपी वेयर लैंड अंडर परमानेंट मीडोज एंड पास्चर इज हाईएस्ट, इट मीन्स देर इज ए लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो ए रीजन में जो है सबसे लोएस्ट जीडीपी है और यहाँ पर जो एरिया है मैक्सिमम वो है लैंड अंडर परमानेंट मीडोज एंड पास्चर। तो जिसका मतलब होता है यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड डेवलपमेंट हुआ है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सरप्राइजिंग रीजन एफ वेयर अरेबल लैंड इज हाईएस्ट इन परसेंटेज, इवन देन जीडीपी इज कंपैरेटिवली लो बिकॉज द लैंड अंडर परमानेंट क्रॉप इज वेरी लेस। तो यहाँ पर जो एफ रीजन है यहाँ पर अरेबल लैंड का परसेंटेज जो है बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि इस लैंड पर हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो 57.8% एरिया में हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं, बट उसमें से सिर्फ 0.6% पर ही यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। मतलब कि परमानेंट यहाँ पर जो क्रॉप्स है वो सिर्फ 0.6% पर ही यहाँ पर क्रॉप्स जो है उसको लगाया गया है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम हुई है इस रीजन की भी। इन रीजन के जीडीपी इज 5747.49 बिलियन डॉलर एंड लैंड अंडर फॉरेस्ट इज 66%. It must be because the development of lumbering activities and forest based industries is greater. तो यहाँ पर जो के रीजन है तो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा है और लेकिन यहाँ पर जो जीडीपी उस रीजन की वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस एरिया में जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज रहती है, फॉर एग्जांपल लंबरिंग एक्टिविटी यहाँ पर लार्ज स्केल पर होती है एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया की डेवलपमेंट हुई है। द रीजन जी हैज़ द हाइएस्ट एरिया अंडर अदर लैंड यूज 95.6% and GDP $1,391.25 billion. This region must have developed activities other than agriculture and forestry. तो इस रीजन के अंदर जो एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म की जाती है वो फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को छोड़कर दूसरी कोई एक्टिविटीज यहाँ पर जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं इन रीजन जी के अंदर। तो ये हमारी समरी हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं और आप भी अपने ओन लैंग्वेज में इसे राइट डाउन कर सकते हैं। देन न्यू पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो किस तरह से रीजनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं वो हमें इसमें देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक एक्टिविटी दी गई है, लुक एट द फॉलोइंग डाटा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी हमें कंप्लीट करना है जिसमें एक टेबल दिया गया है, टेबल 7.6। तो इसको हमें रीड कर नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करना है। तो इसमें फर्स्ट कॉलम है रीजन्स का, सेकंड कॉलम है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी, यानी कि प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए, उस रीजन के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है वो परसेंटेज में दिया गया है। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर टू जीडीपी को कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर परसेंटेज में यहाँ। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर टू जीडीपी इन परसेंटेज और लास्ट कॉलम में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म है उसका HDI। तो ये सारा डाटा जो है वो है 2018 का डाटा ये इन रीजन्स का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच रीजन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज द लीस्ट। कौन से रीजन में प्राइमरी एक्टिविटीज का परसेंटेज बहुत ही कम है। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए हम फर्स्ट में कॉलम में यहाँ पर, तो यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज है और यहाँ पर परसेंटेज है उसका। तो ए रीजन में सबसे कम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। तो हमारा आंसर इज इन रीजन ए द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज इज द लीस्ट। देन
क्वेश्चन नंबर 2, इन विच रीजन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज द मोस्ट? तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से रीजन में है प्राइमरी एक्टिविटी का? वो है यहाँ पर 14% है, रीजन ई है आंसर। इन रीजन ई द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी इज द मोस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, इन विच रीजन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज द मोस्ट? तो कौन से रीजन में टर्शरी एक्टिविटीज का परसेंटेज सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पर टर्शरी एक्टिविटी का कॉलम है, तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है 66% है यहाँ पर रीजन बी में। तो आंसर है उसका इन रीजन बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज इज द मोस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच रीजन हैज द हाईएस्ट HDI? तो कौन से रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा HDI है? तो यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं हम। तो HDI का परसेंटेज सबसे मैक्सिमम है यहाँ पर 0.93 रीजन ए में। तो आंसर है हमारा इन रीजन ए देर इज ए हाईएस्ट HDI। देन लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू ड्रॉ ए कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 4? तो हमें यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पे राइट डाउन करना है। जो भी आंसर हमें मिले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें शॉर्ट में समरी को यहाँ पर कंक्लूड करना रहेगा। तो हम आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से, वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज हाई इन कंट्रीज वेयर contribution of secondary and tertiary sector to GDP is high compared to contribution of primary sector to GDP। तो हमें इस टेबल को देखकर पता चलता है कि जिन रीजन के अंदर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी सेक्टर का जो परसेंटेज ज़्यादा है जीडीपी के अंदर, वहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका भी परसेंटेज ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इन रीजन के अंदर जो है प्राइमरी सेक्टर से मैक्सिमम यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो है सेकेंडरी सेक्टर, देन टर्शरी सेक्टर का परसेंटेज यहाँ पर मैक्सिमम है, जिसकी वजह से यहाँ पर वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जिन एरिया के अंदर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लार्ज है, वहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका परसेंटेज हमें कम दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल रीजन ई जो है यहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी एक्टिविटीज़ का, बट वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है बहुत ही कम है यहाँ पर। देन नेक्स्ट यहाँ पर रीजन ए बी सी एंड डी हैव मोर देन 30% कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर टू जीडीपी। तो रीजन ए बी सी और डी जो है यहाँ पर इनमें 30% से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को वो सेकेंडरी सेक्टर से आता है। तो यहाँ पर 30% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है सेकेंडरी सेक्टर टू द जीडीपी ऑफ दिस रीजन, एंड मोर देन 60% कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर टू जीडीपी। और 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर इस रीजन के अंदर वो है टर्शरी सेक्टर का। सब 60% से ज़्यादा है रीजन ए बी सी एंड डी के अंदर। इट मीन्स दिस रीजन आर डेवलप रीजन। तो इसका मतलब ये होता है जिन रीजन के अंदर सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एंड टर्शरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उस रीजन के डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो रीजन है ए बी सी डी ये डेवलप रीजन से। देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी इन रीजन ई इज मोर, but the contribution from secondary and tertiary sector is less compared to the other region. So region E is in the developing stage। तो यहाँ पर रीजन ई के अंदर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, बट जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है उसका परसेंटेज यहाँ पर कम है। इसका मतलब ये होता है कि ये रीजन जो है ये डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। तो इस तरह से हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में। देयर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट इन एनी रीजन गिव एन आइडिया अबाउट द रीजनल डेवलपमेंट इन दैट रीजन। तो जो 3 टाइप्स से एक्टिविटीज़ के, फॉर एग्जांपल
प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। तो ये किसी भी रीजन की डेवलपमेंट के लिए और वहाँ की कितनी डेवलपमेंट हुई उस रीजन की, उसका हमें एक आइडिया वहाँ पर देते हैं। यानी कि जो सेक्टर या जो एक्टिविटी उस रीजन में लार्ज स्केल पर की जाती है, उससे हमें आइडिया मिल जाती है कि उस रीजन की डेवलपमेंट कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर रीजन डेवलप है तो वहाँ पे टर्शरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। अगर रीजन को वो बहुत ही डेवलपिंग स्टेज में है तो वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उससे भी हमें उस रीजन की डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। It is generally seen that the regions are developed if they contribute more in tertiary sector and depend less on primary activities। तो इस टेबल से हमें देखकर पता चलता है कि ऐसे रीजन्स जहाँ पर टर्शरी सेक्टर का परसेंटेज ज़्यादा है और ऐसे रीजन जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बहुत ही लेस डिपेंड है और टर्शरी एक्टिविटीज़ वहाँ पर लार्ज स्केल पर की जाती है, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है टर्शरी सेक्टर का, तो रीजन जो है ज़्यादातर डेवलप होते हैं। There are various indices like the Human Development Index which are used to assess various aspects of the development in a region। तो किसी भी रीजन के डेवलपमेंट को जानने के लिए उसके बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग उसके इंडाइसेस होते हैं जिसकी वजह से हमें उस रीजन की डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उनमें से एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जिसकी वजह से हमें वहाँ पर उस रीजन के डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जनरली टर्शरी एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट मोर टू द इनकम ऑफ द रीजन एंड हेंस मोर डेवलपमेंट इज सीन्स। तो जनरली जो टर्शरी एक्टिविटीज़ है ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है उस रीजन की इनकम में, वहाँ की जीडीपी के अंदर, और इसलिए ऐसे रीजन जहाँ पर टर्शरी एक्टिविटीज़ का परसेंटेज ज़्यादा होता है वहाँ पर हमें डेवलपमेंट भी ज़्यादा दिखाई देती है एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। So this is the end of this lecture, and in next video I will complete this chapter. Thank you.